सी ट्रेड्स न केवल आजकल बल्कि पुरानी सिविलाइजेशंस द्वारा भी हमारी दुनिया में किया जाता रहा है, जिसमें बड़े बड़े जहाजों की मदद से अलग अलग देशों के व्यापारी अपने माल को दूसरे देशों में सप्लाई करके अपने देश के व्यापार को बढ़ाते थे। और सदियों से होने वाले सी ट्रेड को आज भी ज्यादातर कंट्रीज अपनाए हुए हैं। लेकिन इन दिनों अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में होने वाला ये सी ट्रेड बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, या कहें कि इस समय अटलांटिक कार्गोज शिप की वजह से पूरी तरह से चोक हो चुका है। सैकड़ों लोडेड कार्गोज इस समय अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह रोड पर चलते हुए जाम लग जाने की समस्या के चलते हजारों वाहन घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ बात महज घंटे की नहीं है, बल्कि महीनों से ये सभी लोडेड कार्गोज केवल 80 किलोमीटर की एक नदी को क्रॉस करने के इंतजार में हैं, जिसे क्रॉस करके उन्हें पैसिफिक ओशन में जाना है। 80 किलोमीटर के इस रूट को हमारी दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट माना जाता है, जिसे हम पनामा कनाल कहते हैं। आपको बता दें, पूरी दुनिया में होने वाले सी ट्रेड का 60% ट्रेड इसी पनामा कनाल से होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ता है। हर साल इसी पॉइंट से 13 से 14 हजार कार्गो शिप गुजरती है। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यही कनाल यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जोड़ने का सबसे छोटा और सस्ता रास्ता है। लेकिन इन दिनों ये पनामा कनाल पूरी तरह से जाम हो चुका है, और इसके इतना रश्ड हो जाने की वजह से दुनिया भर के व्यापार पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए जान लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। साथ ही पनामा कनाल से जुड़ी हुई खास हिस्ट्री को भी हम आज की वीडियो में जान लेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ पनामा कनाल। फ्रांस में फर्डिनेंड डी लेसेप्स नाम के एक मशहूर डिप्लोमेट थे, जिनके द्वारा 1869 में सुएज कनाल को बनाया गया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट और एशिया की तरफ से आने वाले जहाजों को अमेरिका जाने के लिए पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा खर्च होता था। लेकिन सुएज कनाल के बनने से मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों ही दूसरे से जुड़ गए थे। अपनी इस सफलता से प्रेरणा लेकर फर्डिनेंड ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी एक कनाल के जरिए जोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ भी अमेरिका की पूर्वी कोस्टलाइन से चलने वाले जहाजों को साउथ अमेरिका को पार करते हुए एशिया, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की तरफ आना पड़ता था, जो ज्यादा समय लेने के साथ साथ ज्यादा खर्चा भी कराता था, क्योंकि ये लगभग 20,000 किलोमीटर लंबी दूरी थी। इसी दूरी को कम करने के लिए फर्डिनेंड ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के इस हिस्से पर पनामा कनाल बनाने का फैसला किया। इसके चलते इन दोनों ही महासागरों के बीच मौजूद इस पहाड़ी हिस्से को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया गया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस जगह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल मौजूद थे, जिस वजह से यहाँ डायनामाइट यूज करने पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। और ऐसा करते करते 8 साल का समय गुजर गया, और तो और इस काम में 20,000 वर्कर्स भी मारे गए, जिसकी वजह से इस पनामा कनाल को दुनिया का सबसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी कहा जाने लगा। लगातार होते फाइनेंशियल लॉस की वजह से इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाले लोगों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन जब 1903 में अमेरिका ने पनामा को सपोर्ट करके कोलंबिया से आजाद कराया, तो इसके बदले अमेरिका ने पनामा से यहाँ की जमीन 100 सालों के लिए लीज पर ले ली, और 1 साल के अंदर अंदर 1904 में अमेरिका द्वारा इस जमीन पर काम को दोबारा से शुरू कर दिया गया। इस बार अमेरिका के इंजीनियर्स ने काफी नई तकनीक का इस्तेमाल किया। इंजीनियर्स ने पनामा कनाल के लिए यहाँ की जमीन पर मौजूद पहाड़ों को सिरे से हटाने के बजाय थोड़ा थोड़ा काट दिया। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों की इस जगह को पानी से भर दिया। वहीं अब ब्लॉक की सहायता से कार्गो शिप्स को इन पहाड़ों पर उतारने और चढ़ाने की कवायद करने की प्लानिंग बनाई गई, और इंजीनियर्स द्वारा अपनाई गई इस तकनीक से शिप आसानी से एक ओशन से दूसरे ओशन में ट्रांसफर करी जा सकती थी। बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना पनामा कनाल। दोस्तों, इस कनाल को बनाने में अमेरिका के इंजीनियर्स ने वो तकनीक अपनाई थी जो आज तक किसी भी तरह के कनाल को बनाने में इस्तेमाल नहीं करी गई थी। वहीं इस कनाल को पानी से लबालब भरने के लिए 2 आर्टिफिशियल लेक को भी इंजीनियर्स ने तैयार करा था। सैकड़ों ट्रैक्टर्स, 40,000 वर्कर्स, स्टीम इंजन्स और क्रेन्स की सहायता से इस कनाल को तैयार करने का काम बहुत तेजी से शुरू किया गया। इसके बावजूद भी 10 साल बाद 15 अप्रैल 1914 में जाकर यह पनामा कनाल बनकर तैयार हो पाया। वहीं अमेरिका सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर $375 मिलियन का खर्च किया गया था। लेकिन इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने के बनने के बाद
पनामा का लगभग 10% रेवेन्यू इसी कनाल से आता है, जिस वजह से यह कनाल पनामा का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स बना हुआ है। वहीं कनाल अथॉरिटी के डेटा को देखने से पता चलता है कि इस कनाल को पास करने वाले कार्गो शिप से 10,000 से लेकर $30,000 तक का पासिंग अमाउंट वसूल किया जाता है, क्योंकि वहां की अथॉरिटी का मानना है कि कनाल में बनाए गए लॉक्स को ऑपरेट करने का तरीका काफी टेक्निकल है, जिसके लिए न केवल इंजीनियर्स और मजदूरों की बल्कि मशीन ऑपरेटर्स की भी जरूरत होती है, और इन सभी की फीस मिलकर ही यहाँ के पासिंग अमाउंट को काफी बढ़ा देती है। करंट सिचुएशन ऑफ पनामा कनाल। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो इस समय पनामा कनाल के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिकन इंजीनियर द्वारा इस रूट को ओशन के बिल्कुल लेवल तक नहीं लाया गया था, केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर एक लेवल में लाया गया था, और इसमें पानी भरने के लिए 2 लेक्स को भी तैयार किया गया था, जिसमें से एक थी लेक गैटन और दूसरी थी अलावेला। इन्हीं 2 झीलों की मदद से इस कनाल में बने हुए लॉक्स में पानी भरा जाता है, और इन्हीं लॉक्स को ऊपर और नीचे करके समुद्र की सतह के बराबर लाकर कार्गो जहाज को इस कनाल से क्रॉस कराया जाता है। लेकिन इस सारी प्रोसेसिंग में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसे में जब तक पनामा में बारिश ज्यादा मात्रा में होती थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन साल 2016 से पनामा में होते मौसमी बदलाव की वजह से वहां पर बारिश का होना काफी कम हो गया। खासतौर से 2019 में पड़ने वाले सूखे में तो यहाँ के आसपास की झीलों का वाटर लेवल इतना डाउन हो गया कि शिप का यहां से गुजरना काफी मुश्किल होने लगा। ऐसे में पनामा अथॉरिटी द्वारा शिप पर कार्गो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जिससे उनका वेट लिमिटेड रह सके और वो झील के कम पानी में न डूब सके। लेकिन हालात के लगातार बिगड़ने के बाद सितंबर 2023 के बाद इसी अथॉरिटी ने यहां पर डेली रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। इसके हिसाब से एक दिन में इस कनाल से केवल 32 समुद्री जहाज ही गुजरेंगे। आखिर पनामा कनाल कैसे जाम हो गया? पनामा अथॉरिटी द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद वहां पर कार्गो शिप के पास होने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, और धीरे धीरे वहां से पास होने वाले शिप के जाम होने की संख्या बढ़ती ही गई, और आज की तारीख में सैकड़ों की संख्या में यहां पर शिप महीनों के हिसाब से खड़े हुए हैं, जो कि अपनी बारी आने पर पनामा को पार करके दूसरे समुद्र में जाना चाहते हैं। बारिश के न होने की वजह से पनामा कनाल की परेशानी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से यहां मौजूद दोनों ही झीलें तेजी से सूख रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वहां की सरकार द्वारा इस कनाल के पास ही एक डैम बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिससे 8 किलोमीटर लंबे रास्ते के बाद लेक गैटन से जोड़ दिया जाएगा, ताकि डैम में मौजूद पानी को इस लेक गैटन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इंजीनियर्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट फाइनल होते होते इसे बनाने में कम से कम 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। आर्कटिक रूट। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो और भी कई दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहां पर और तो नहीं, लेकिन पनामा कनाल के रस्ट हो जाने के बाद एक और सी रूट समुद्र में तैरने वाले जहाजों के लिए खुलने की पूरी उम्मीद है, और वो है आर्कटिक रूट। आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार बर्फ पिघल रही है, तो ऐसी स्थिति में आर्कटिक में शिप्स के लिए एक नया समुद्री रास्ता बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में सभी देशों की नजर इस रूट और इस रूट के साथ जुड़े ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है, जिस वजह से दुनिया के सभी सुपर पावर कंट्रीज ग्रीनलैंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको बता दें, केवल एक यही वजह नहीं है, बल्कि और भी कई खास वजहें इससे ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई हैं, जो सभी देश ग्रीनलैंड को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।